नमस्कार दोस्तों। आइए आज कहानी गोल्ड में सुनते हैं नासिरा शर्मा जी की लिखी एक और कहानी, कैद घर। वकीलन खामोश बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर उदासी थी। आंखें लोहे के बड़े से दरवाजे पर टिकी थी। उन आंखों में गम, गुस्सा, इंतजार और बेबसी थी। बड़ा सा घर साए साए कर रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में कब तक फिरे। चारों लड़कियां गोरी चिट्टी, सलीकेमंद थीं। लड़के वालों की लाइन लगी थी। हर खानदान चाहता था कि लड़की हमारे घर की बहू बने। वकीलन विश्वास से भरी ताश के पत्तों की तरह खानदानों को फेंटकर इक्का तलाश करती। पालनहारे ने जाने कौन से कर्मों के फल दिए कि चार इक्के राजा बनाए और लड़कियों को ब्याह कर ले गए। अब बात है तन्हाई की। लड़कियां ससुराल में, दोनों लड़के कभी दुकान या कॉलेज में और मियाँ कोर्ट कचहरी में। अब यह अकेलापन बांटें किससे? उस मुर्दार केसर से जो अंदर बावर्ची खाने में हड्डियां भून रही है। एकाएक वकीलन की नजर अपने हाथ पर पड़ गई। चौंक कर उन्होंने हाथ को इधर उधर घुमाया और आंखें हैरत में डूब गईं। दुख से उन्होंने आह भरी और दिल ही दिल में कह उठी कि आखिर यह कैसे धब्बे हैं? पहले तो नहीं थे, कहाँ से आए? अभी तक मुझे दिखे क्यों नहीं? तौबा तौबा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि वकीलन अपने हाथ रगड़कर नहीं धोती है। जो मैल जमा पड़ा है कल ही झावे से रगड़ रगड़ कर धोती हूँ। तभी उन्हें याद आया कि केसर ने दूध उबाला कि नहीं। वहीं से बैठे बैठे चीखी, केसर दूध उबाला नहीं तो फट जाएगा। उबाल लिया है, जवाब मिला। जवाब सुनकर भी उन्हें चैन नहीं आया। ख्याल गुजरा कि मुई ने ढक्कन भगोने पर लगाया या नहीं। आजकल छोटी छोटी छिपकलियां चली हुई हैं, एक आध टपक गई तो मेरे मौला हराम चीज से दूर ही रखना। हड़बड़ाई सी वह बावर्ची खाने में पहुंची। जिस बात का डर था वही हुआ। भगोना खुला पड़ा था। केसर बेगम बाल खोले आटा गूंद रही थी। बस लग गई आग वकीलन को। सारा घर सर पर उठा लिया। आवाज वकील साहब के ऑफिस तक पहुंचने लगी, जो बावर्ची खाने के पीछे सड़क की तरफ था। वकील साहब अपने मुवक्किलों में उलझे चीख पुकार सुन नहीं पाए, मगर जब काम में खलल पड़ने लगा तो परेशान हो उठे। अपनी आवाज ही बेगम की चीख से कटती सी महसूस हुई। मुवक्किल पुराना था, चाप चला गया पान लेने, ताकि वकील साहब शर्मिंदगी से बचें और वह सरदर्द से। आज वकील साहब को बेगम का यह तेवर पहली बार नागवार गुजरा। आखिर अब यह चीख पुकार रोज का किस्सा बन चुकी है। इसका खात्मा कहीं तो होना चाहिए। मुंशी को इशारे से बताया और कुर्सी से उठकर घर की तरफ गए। आवाज अब सीधे कानों में चुभने लगी। दिमाग भिन्ना गया। एकाएक तेज चलते हुए आंगन में पहुंच गए। देखा बेगम अजीब तरह से बिगड़ रही हैं। चेहरा टेढ़ा सा हो रहा है, आंखें खूने कबूतर। यह हुलिया तो उन्होंने उनका पहले कभी देखा नहीं था। ताज्जुब में पड़ गए। मियाँ को यूं आंगन में आन खड़ा देखकर उनकी चिल्लाहट पर ब्रेक लगा, मगर आवाज की तलखी कम न हुई। यहाँ से चाय नहीं जाएगी, बाजार से मंगवा कर पिलवा दें। सारे वक्त चाय बनाती रहेगी केसर तो खाना कब पकाएगी? आप जरा इधर आइए, वकील साहब ने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। वकीलन समझ गई कि जब मियाँ गैरों की तरह तमीज से बात करते हैं तो इसका मतलब है वह बहुत ताव में है। पीछे पीछे वकील साहब के संग कमरे में गई। बैठिए। क्या बात है? कहाँ से बात शुरू करूं? वकील साहब कुछ नर्म लहजे में बोले। क्यों, कुछ जरूरी काम था जो भूल गए? वकीलन ने चिंता दिखाई। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा काम जरा अलग तरह का है। तरह तरह के लोग आते हैं, तुम इस तरह क्यों गुस्सा करती हो? यह नौकरानी भी चली गई तो। बात घुमा दी वकील साहब ने। तो आपका मतलब है कि हम गंदगी खाएं, कीड़े मकोड़े निकलें? वकीलन ने उल्टा सवाल वकील साहब से पूछा। ज्यादा टोका टाकी से वह टिकेगी नहीं
और काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वकील साहब उनकी तेज आवाज से झुंझला उठे। मेरे भले के लिए? वकीलन की आंखों में खून उतर आया। लगा दिल किसी ने हाथों में लेकर मसल दिया हो। उनकी इस हालत को देखकर वकील साहब घबरा से गए। मेरी फिक्र है आपको कि उस मुई केसर की। आपको फुर्सत है अपने मुकदमों से जो मेरा भला सोचेंगे। वकीलन के चेहरे पर कटाक्ष था। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। वकील साहब ने हाथ हिलाया। कहीं जाने देते हैं जो मैं आहिस्ता बोलूं? पूरे 30 साल से मैं इस घर में कैद हूं। बचपन बीता, जवानी गुजरी, अब अधेड़ हुई, कभी तो घुमाने ले जाइए। मायके मत जाओ, बहन के घर मत जाओ, बस दरोगा बन इस घर की रखवाली करो। कौवा हकनी बनी। वकीलन की आवाज भर्रा गई। काम करना है, यही हमारी रोजी है। तुम चाहती हो कि भरी थाली पर लात मार दूं और तुम्हारे पहलू से पहलू जोड़कर बैठूं? क्यों? सच कह रहा हूं ना? बस झूठी तो मैं ही हूं। चैन से गड्डियां गिनो नोटों की। जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो यह घर, यह धन दौलत किस काम का? अब तुम चली जाओगी तो मैं बाहर कैसे संभालूंगा? आखिर आदमी शादी इसलिए तो करता है कि घर की मालकिन सारा बंदोबस्त संभाले और वह चैन से कमाए। तुम मरना जीना लेकर बैठ गई। मैंने कब इनकार किया, मगर काम के साथ तुम ताजा हवा खा लेते हो, कुछ नए चेहरे देख लेते हो, हंस बोल लेते हो। मगर मैं क्या इन दीवारों से सर फोड़ूं? बस मुझे मायके जाना है। कब से भाई बुला रहे हैं। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। बताया है? नहीं, मेरा दिल कहता है कि वहां कुछ हादसा हुआ है। मुझे जाना है, चाहे मैं एक दिन के लिए ही जाऊं, मगर जाऊंगी जरूर। शुक्र कीजिए कि अभी आंखों की शर्म बाकी है, जो इजाजत मांग रही हूं, वरना नाफरमानी करने में कितनी देर लगती है। चली जाना, सब इंतजाम कर दूंगा। सुन रही हूँ पिछले 5 सालों से, कब आएगा वह मुबारक दिन जब मैं मायके जाऊंगी। मानती हूँ पहले जवान लड़कियां थीं, उनकी जिम्मेदारी थी, मगर अब किसको ताकूं, अपने को या आपको? बस बहुत हो चुका, मैं चलता हूँ। तुम जरा अपने को संभाले। सख्त लहजे से कहते हुए वकील साहब घर से बाहर निकले। खिसियाई सी बेगम मसहरी पर टांग उठाकर बैठ गई। दिल में गुबार था जो कि शिकवों की शक्ल में उमड़ रहा था। दिल चाह रहा था कि किसको पकड़कर पीट दे, क्या उठाएं जो पटक दें। अब उनकी झुंझलाहट का रुख अपने बड़े बेटे की तरफ मुड़ गया। उनको अपनी तन्हाई का एक ही तोड़ नजर आ रहा था, वह था बेटे की शादी। मगर वह भी तो शादी के लिए राजी नहीं होता है। जो लड़की दिखा उसी में बुराई निकालता है कि इसके बाल कटे हैं, उसके बाल लंबे हैं, यह दुबली है, वह फैशन बहुत करती है। अरे उसको कौन समझाए कि बाल छोटे बढ़ते भी हैं। कांटे जैसी सूखी लड़कियां फूलकर गुब्बारा हो जाती हैं। फैशन परस्त लड़कियां 2 बच्चे पैदा कर पोतड़े धोने में ऐसा लगती हैं कि सर में तेल तक डालना भूल जाती हैं। अब मुझे ही देख लो, कितनी हसीन लगती थी। बेदाग चेहरा था, गोरे गोरे हाथों पर लाल कामदार चूड़ियां, कैसी गजब की लगती थी। मगर अब यह धब्बे, या खुदा, तूने बुढ़ापों की मंजिल को इतना कठिन क्यों बनाया है कि आदमी अपना चेहरा देखकर डर जाए और आईना तोड़ बैठे। बाहर गेट पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज सुनकर वकीलन के चेहरे का भाव बदल गया। छोटा बेटा सल्लू ट्यूशन पढ़कर लौटा है। उन्होंने चेहरे पर हाथ फेरा, बालों को सर पर समेटा ताकि उनके बेहाल होने का अंदाजा उसको ना हो। माँ की कमजोरी बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना माँ का एतबार बच्चों के दिल में डोल जाता है। खासकर लड़कों के सामने तो कतई नहीं, वरना धौस जमाने में यह असली मर्द की औलाद होते हैं, माँ का आंचल भूल बैठते हैं। अम्मा कैसे चुपचाप बैठी हो? सल्लू ने कमरे में घुसते ही पूछा। बस अपने लाल का इंतजार कर रही थी। आज बड़ी भीड़ थी, मैं पहले नहा लूं? हाँ होगी जरूर, ऊपर से गर्मी। नहा लो जाकर, मैंने तो चाय भी नहीं पी, तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी चांद जैसी अम्मी, बेटा माँ से लिपटा। दूध मंगवाती हूँ, अब ज्यादा दुलार नहीं, कह कहा मारकर वकीलन हंस पड़ी। वह बेटे का चेहरा देख निहाल हो उठी थी। बाल माथे से हटा उसको चूमा। तुम कितनी अच्छी लगती हो अम्मा। बेटे ने माँ के गाल पर प्यार किया। चल हट, बातें बनाना सीख रहा है।
खुशी से खिल उठी वकीलन। सच, तुम जैसा मुझे कोई नहीं लगता है अम्मा, आपा भी नहीं, कहता हुआ लड़का गुसलखाने की तरफ बढ़ा। इस बात को सुन वकीलन संजीदा हो उठी और कुछ कुछ शंकित भी। बड़ी लड़की उनकी जवानी की तस्वीर कहलाती है। लड़का जो कहता है यह सच नहीं है। कई लोग और कह चुके हैं कि सुल्तान तुम्हारे हुस्न पर कोई लड़की नहीं गई है। आखिर क्या है ऐसा मुझ में जो वकील साहब भी शमा पर पतंगा बने मंडराते रहते हैं। तभी कहते हैं तुम अपनी लड़कियों की बड़ी बहन लगती हो। और तो और उस दिन मुए फकीर ने बड़े बेटे के साथ जाते हुए हाथ फैलाकर कहा था, अल्लाह जोड़ी बनाए रखे, खुदा की मार। वकीलन ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। कमरे में दूध चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर घुसती केसर ठिठक कर रह गई। उसने झिझकते हुए मेज पर ट्रे रखी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने खुले बालों का जूड़ा बनाया और सर ढका कि कहीं वह पीछे से आकर एकाएक खींच न पड़े। निगोड़ी, काम के वक्त यह अपने जूतड़े बांध कर क्यों नहीं रखती है, तभी तो खाने से बाल निकलता है। घबराई चकराई केसर बावर्ची खाने में जाकर कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर सर झटक कर बर्तन धोने में लग गई। उसको आज 1 साल होने को आया इस घर में काम करते हुए, मगर वह वकीलन को अभी तक नहीं समझ पाई है। पल में तोला पल में माशा। पिछले जुमेरात को 2 नए जोड़े बाजार से लाकर दिए और आज बिना बात के बिगड़ रही थीं। कई बार दिल में आता है कि काम छोड़ दे, मगर फिर सोचती हूँ कि बाकी लोग तो घर के ठीक हैं, पैसा भी ठीक मिलता है। केसर, फटी सी आवाज दूर से वकीलन की केसर के कान में गूंजी। फौरन नल बंद करके वह भागी भागी गई। देखो 8 बज रहे हैं, खाना तैयार है? जी। अब बड़े भैया के आने का वक्त हो रहा है, शायद खाना खाकर दोबारा निकले। फिक्र में डूबी सी वकीलन बोली और टीवी पर नजरें गाड़ दी, जिस पर कोई फिल्म चल रही थी। केसर की नजरें भटककर स्क्रीन पर जम गई। पंखे की हवा ठंडी ठंडी उसके बदन में लगी तो उसको लगा उसकी सारी थकान उतरने लगी है। काम हो गया हो तो बैठ जा, फिल्म अच्छी है, वकीलन नर्म स्वर में बोली। जी, कहती हुई केसर पैर समेटकर दरवाजे के चौखट से लगी बैठ गई। अरे अंधी मारी, पास आकर बैठ जरा, बदन में हवा तो लगने दे। प्यार भरी झिड़की दी वकीलन ने और नजरें टीवी पर गाड़ दी। घड़ी तेजी से भाग रही थी। रात के 10 बज रहे थे। वकीलन का दिमाग चल रहा था। मियाँ ऑफिस से, बेटा कंप्यूटर सेंटर से अभी लौटा नहीं था। उनका दिमाग फिर गर्म होने लगा। यह भी कोई जिंदगी है? बस घड़ी का मुंह तके जाओ, सुइयों को भागते देखते जाओ। मेरी सेहत इन्हीं बातों से गिरती जा रही है। वकील साहब समझते नहीं हैं, उन्हें तो बस मुकदमों से मतलब है। लोग उनकी तारीफें करते हैं, मुझे तेज तर्रार कहते हैं। क्यों न हूं तेज तर्रार, आखिर अल्लाह ने अक्ल दी है। समझती हूँ सब कुछ तभी तो बिना ढूंढे लड़के घर आकर लड़की ब्याह ले गए, मगर अब बहू कैसी मिलती है अल्लाह जाने। दूसरों के से अंडों से निकले चूजे का कोई एतबार नहीं। बस इसी बात की फिक्र मुझे खाए जाती है। मुझे लाना तो अपनी पसंद की लड़की है। बहू तेरे लड़के मनमर्जी की शादी रचा रहे हैं, मगर इस घर में सब नहीं चल सकता। अरे भाई, मुझे रहना है बहू के साथ, कोई हंसी खेल नहीं है। देखो खाना खाया, सुबह तक हल्क में भरा रहता है, आखिर हजम होने के लिए भी तो वक्त चाहिए। पूरे 12 बजे दोनों बाप बेटे घर लौटेंगे। मैं बांदी बनकर खाना दोनों के आगे लगाऊंगी, इसलिए मैं बीमार रहती हूँ। आदमी को चैन से सोने को तो मिले। जवान लड़कियां थीं, हाथों हाथ काम हो जाता था। अब बैठे रहे काम के लिए। बहू आ जाएगी तो कम से कम घर में रौनक तो हो जाएगी। हम चलते हैं अम्मी, बहुत रात हो गई है, केसर ने कहा। खाना लगा दिया है ना मेज पर, वकीलन बोली। जी। छोटे भैया ने खाना ठीक से खाया था? जी, कह रहे थे आज तुमने कीमा आलू बड़े मजे का बनाया है, जैसा अम्मा पकाती हैं। केसर खुशी भरी आवाज में बोली। पेट पूछना है ना तभी, बड़े मन से वकीलन हंसी। केसर सर पर चादर डालकर कमरे से निकल दरवाजे की तरफ बढ़ी। घर फिर उन्हें काटने लगा। भैया सो गया था। यह फिल्म टीवी कोई कहाँ तक देखे, सबकी एक सी कहानी है। नाच गाना रोना धोना, जी घबरा जाता है यह सब देखकर।
कुछ झुंझलाकर उन्होंने टीवी बंद कर दिया। बाहर गली में सन्नाटा था। उनके कान कदमों की आवाज पर लगे थे कि कब वकील साहब केस की फाइल बंद कर घर की तरफ आते हैं। घड़ी ने जब 11 बजाए तो वह उठ बैठी और बेचैनी से इधर उधर देखा। फिर दिल में कहने लगी कि बहू के आते ही मैं घर की सारी जिम्मेदारी उसको थमाकर घूमने निकलूंगी। कैसी प्यारी जिंदगी थी जब हम मामू और चचा के घर छुट्टियों में जाते थे। सब कुछ ख्वाब हो गया है। डरती हूँ कहीं रेल की शक्ल ही ना भूल जाऊं। अभी वह जाले बुन रही थी कि मोटरसाइकिल का शोर गली में उठा। समझ गई कि बड़ा बेटा आ गया है। वह मुंह पर आंचल डाले पड़ी रही। सो गई क्या अम्मा? बेटे ने कमरे में घुसते ही पूछा। नहीं, बस लेटी हूँ, मुंह पर आंचल डाले डाले बोली। अब्बा दफ्तर से अभी आए नहीं क्या? बेटे ने जूता उतारते हुए पूछा। अभी 12 कहाँ बजा है? मरी आवाज में वकीलन बोली। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लड़के ने मुड़कर माँ के चेहरे से आंचल हटाया। हाँ, बस सर दर्द है, कोई दबाने वाला भी नहीं। बड़ी कमजोर आवाज में बोली। केसर से तेल दबवा लिया करो। बाल उलझाकर रख देती है, वह क्या जाने बीबियों का सर दबाना। नैन नहीं आती क्या आजकल? देखो कल किसी को उसके घर भेजता हूँ। तुम भी मियाँ खूब हो, बिल्कुल अपने डैडी की कार्बन कॉपी। यह दर्द कहीं नौकरानी या नायन की चंपी से जाता है? यह दर्द अपनों के हाथों रफा होता है। मगर यह बारीक बातों को समझने के लिए तुम लोगों के पास वक्त है। हाँ, लड़कियां सब ब्याह दी, लड़के बाहर रहते हैं। लड़के के पास बैठते हुए कहा। बहू तो पास रह सकती है, अब मुझसे यह सब अकेला झेला नहीं जाता। कराहती वकीलन बोली। तुमसे कौन झेलने को कहता है? अरे घूमो फिरो, मिलने जाओ। इस शहर में कहाँ अकेले भटकूं? जिसके घर जाओ वही कहता है कि कब शादी कर रही हो बड़े बेटे की। मेरी बहन की लड़की हजारों में एक है। चिढ़कर बोली वकीलन। होगी, लापरवाही से बेटा बोला। होगी कहकर बात मत टालो। यह सब सुनते मेरे कान पक गए हैं। दिल घबराने लगा है। अब किससे कहूं कि बेटे को कोई लड़की ही पसंद नहीं आती है। वकीलन माथे पर हाथ मारकर बोली। तुम्हें बहू के लाने के अलावा और कोई बात नहीं सोचती है अम्मा? चिढ़ी हुई आवाज में बेटा बोला। क्यों, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तुनक गई वकीलन। है, मगर कब तक जिम्मेदारी निभाओगी? थकी नहीं हो क्या? आराम करो। चैन की बंसी बजाओ। जब कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं बता दूंगा, बस। लड़का हंसा। इतना कह देती हूँ कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। अगर तुमने इधर उधर की उल्टी सीधी लड़की लाकर खड़ी कर दी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? एकाएक उफन उठी वकीलन। अम्मा भरोसा रखो, अगर आ गई तो अच्छी लाऊंगा, मगर यह बताओ जाओगी कहाँ? देखो मैं कह देती हूँ, इसको मजाक मत समझना। मैं संख्या खा लूंगी, मेरी लाश पर उसको बिठाना। अल्लाह अल्लाह, यह घर है या मुर्गी खाना? हर मुर्गा अलग बात देता है। जो है वह अपने रास्ते चलता है। आखिर मैं हूं क्या, पैरों की जूती? अम्मा तुमको रहते रहते हो क्या जाता है? सब तुम्हारा ख्याल करते हैं, इज्जत करते हैं, फिर यह गुस्सा? ताज्जुब से पूछ बैठा बेटा। कोई मेरी परवाह नहीं करता। कोई नहीं समझता कि मैं इस घर में कितनी घुटती हूँ। मुझे आज़ादी चाहिए, ताज़ा हवा चाहिए। कहते कहते वकीलन रोने लगी। बेटे ने उदासी से माँ के चेहरे को देखा और कहा। अब तुम्हें कैसे बताएं, कैसे समझाएं अम्मा? इतना कहकर वह सर झुकाकर बैठ गया। कैसे कहता कि वह पिछले 4 वर्ष का नाता अनीसा से तोड़ आया है। इस संबंध को तोड़ते तोड़ते साल लग गया। कल उसका ब्याह है और अम्मा कहती हैं उनकी मुझे परवाह नहीं है। क्या माँ होकर वह नहीं समझती हैं कि थोड़ी बहुत आज़ादी सबको चाहिए? लोहे के दरवाजे के खुलने के साथ घड़ी ने 12 बजाए। कदमों की चाप को सुनते ही वकीला ने जम्हाई ली और थकी थकी सी उठकर खाने की मेज पर जाकर बैठ गई और वकील साहब की प्लेट में खाना निकालने लगी। बेटे ने बाप की थकी चाल को देखा और एक लंबी सांस खींची, जैसे अपने को कैद से रिहा कर रहा। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी कहानी कैद घर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।